अस्सलाम वालेकुम रीडर्स जी। तो कहानी शुरू करने से पहले लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कहानी। मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। शर्त ये थी कि सुबह तक शौहर मेरे साथ वो सब करेगा, लेकिन मैं थक कर इनकार नहीं कर सकती। लेकिन जब शौहर मेरे होश उड़े क्योंकि मेरी टांगों से मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। एक रात की दुल्हन बनकर मुझे 15 लाख मिलने वाले थे। जब मैं दुल्हन बनकर मेरे होने वाले शौहर की पहली बीवी के सामने आई, वो मेरी तारीफ कर रही थी। पता नहीं क्यों वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। खैर, जो भी है, ये इसका मसला था। लेकिन 15 लाख का सुनकर खुद से ख्वाब सजा लिए थे। फिर एक रात की सुहाग रात सोचती तो मेरे रूम के खड़े हो जाते थे। पता नहीं मेरा होने वाला शौहर मेरे साथ से एक रात में मुझसे कैसा प्यार करेगा। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे एक दिन का शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था, और धीरे धीरे मेरे शौहर का हाथ मेरी टांगों में रेंगता हुआ आया, और जब इसने अपनी उंगलियों से मेरी टांगों पर फेरी तो मेरी चीख निकल गई। और जब मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो गलती से लाइट ऑन हो गई। पर जैसे ही मेरी नज़र शौहर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शौहर के हाथ तो वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी और इसने मुझे अपनी तरह खूबसूरत बना दिया था। मैं आम सी सीधी सादी सी लड़की आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे दुल्हन बना रही थी मुझ क्योंकि इसने मेरी शादी अपने ही शौहर के साथ करवाई थी, और वो मुझे इसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर आप अपने शौहर की शादी क्यों करवाई है। कहने लगी, तुम्हें भी पता चल जाएगा, और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई है वो तुम्हें याद है ना। मैंने कहा, जी मुझे याद है। इसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे अपने घर ले गई, और इसके घर में और कोई भी नहीं था। मुझे इसका शौहर भी कहीं नज़र नहीं आया था। मैंने तो देखा ही नहीं था इनको। आपने मेरी शादी अपने शौहर से क्यों करवाई है, और कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता। इसने कहा कि आज की रात तो तुम देख ही लोगे। वो मुझे कमरे में बिठा गई। कमरा बहुत बड़ा था। ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं वहाँ बैठ गई तो वो कहने लगी, तुम थोड़ी देर लेट कर आराम करो, मैं अपने शौहर को भेजती हूँ। अरे हाँ, वो तो अब तुम्हारा शौहर है, मैं तुम्हारे शौहर को भेजती हूँ, वो मुस्कुरा कर कहने लगी और वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। जब थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही इस पर रोशनी पड़ी, मैं इसे देखकर हैरान रह गई। ये तो 6 फुट का लंबा आदमी था, और इसकी शक्ल उफ। मैंने तो दोनों हाथों से अपने लहंगे को उठाया और इसके कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे यहाँ से भागना था। मैं इस आदमी के साथ ज़िंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती। और इसने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हो गया, तुम तो मेरी बीवी हो। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। अब मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी खुशी क्यों करवाई है। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, और मेरे कान में एक ऐसी बात कही कि मैं सब ज़मीन पर सजदे में गिर गई, क्योंकि इसने मुझे कहा कि आज की रात मैं और तुम। जी तो रीडर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। घर में 4 बहनें थीं और मेरे पास इनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती कि तू ही बड़ी है, अगर तूने ही कुछ ना किया तो क्या होगा। तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम इस पे चल लेते हैं, या फिर हम सबको जहर दे दें। मैं इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है। लेकिन ये मुआशरा इसे गलत कहता है, लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्जी से इस रास्ते पर नहीं चलती। आज सब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। 2 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आज मैं घर से यही सोच के निकली थी कि बस इनके लिए रोटी का इंतज़ाम करके ही आऊँगी। जब मैंने ये एक अजीब सी बात सुनी, मैं फारिग बैठी थी कि मेरे साथ आके 2 औरतें बैठ गई। पहले इधर बहुत ख्वार हुई थी, कुछ नहीं मिला तो यहाँ बेंच पे आकर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। औरतें आपस में बातें कर रही थी। कहने लगी, अगर मैं कवारी होती
तो मैं तो ऐसा मौके से फ़ायदा उठाती। सिर्फ एक रात के 15 लाख रुपए कौन देता है? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के 15 लाख रुपए से क्या मतलब है? कौन सी पैसों की वो औरतें आपस में बातें कर रही हैं और कह रही थी कि ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने इनसे पूछा कि ये बातें कहाँ हो रही हैं, तो वो कहने लगी कि वो वहाँ पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है। कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। जो लड़की इसके साथ एक रात गुजारेगी, मैं इसे 15 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उस दुनिया में पता नहीं चलता कि किस इंसान के साथ क्या मामला है। अब किसी को क्या पता था कि मैं तो घर से ये सोचे निकली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने पैसे कमाने हैं। और अगर एक रात के 15 लाख रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। मैं इस तरफ चल पड़ी और वो औरत वाकई ही वहाँ खड़ी थी, मुख्तलिफ औरतों को देख रही थी। वहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी थी, इसका मतलब कि सब मेरे जैसी मजबूर थी। लेकिन फिर पता नहीं वो भी संजीदा नहीं थी क्योंकि लोग शक में थे। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने इसे कहा कि मैं तैयार हूँ। वो कहने लगी कि हाँ, तुम तो वो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की ही चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था। क्योंकि जब किस्मत में लिखा होता है तो फिर फ़ौरन से ही सब कुछ हो जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आ गई। इसकी गाड़ी बहुत ठंडी थी गर्मी से। जब मैं ऐसी वाली गाड़ी में बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रही हैं। इसने कहा कि मैं तुम्हें कोई तफसील नहीं बताने वाली। तुम्हें मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारनी है और मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। मैंने कहा कि कितने पैसे दोगी? इसने कहा 15 लाख। 15 लाख का नाम सुन के मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कहीं आप कुछ और तो नहीं करवाने वाली? इसने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है। मैंने इससे कहा कि मैं सिर्फ एक रात का काम है। इसने कहा कि हाँ, सिर्फ एक रात का काम है। मैंने कहा कि फिर आप मेरी एक बात मानेंगी? कहने लगी कि कौन सी बात? क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। इसने कहा 5 लाख पहले दूंगी और 10 लाख सुबह सुबह को मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मेरी बात यह है कि आप अपने शौहर से मेरा निकाह करवाएं। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें ज़रूर दुल्हन ज़रूर बनाऊंगी। शायद तुम्हारा निकाह भी करवा दूँ। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखिए मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। इसीलिए इस बात पर वो हंसने लगी। मैं बोली, क्यों हंस रही हूँ? इसने मुझे ये बात नहीं बताई। इसने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारा निकाह भी करवा देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरा निकाह करवा देगी, पर मैंने अपने दिल की तसल्ली देने के लिए कह दिया, घर वालों को फ़ोन कर दिया कि मुझे नौकरी मिल गई है लेकिन नई ड्यूटी है, मैं सुबह आ जाऊँगी। वो लोग सवाल करना चाहते थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया। वो वहाँ से मुझे सीधा पार्लर ले गई और कहने लगी कि तुम पर अभी 2 घंटे पार्लर में भी लगेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त था। हम लोग पार्लर चले गए और तकरीबन 3 बजे तक तैयार हो गई। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे दुल्हन बनाया गया था और मैं सब लवाज़मात पूरे किए गए थे। मैं इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं इस औरत को देखकर हैरान थी कि ये तो खुद भी बहुत खूबसूरत थी, फिर क्यों अपने शौहर की शादी मुझसे करवा रही थी। जब मुझे दुल्हन बनाकर एक तरफ बिठाया गया, वो मेरे पास आकर बैठ गई। इसने मुझसे एक नज़र सर से लेकर पाँव तक देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। वो कहने लगी कि मुझे पता है तुम क्या पूछोगी। अच्छा पूछो। इसका ध्यान फ़ोन की तरफ था। मैंने कहा कि आप अपने शौहर से मेरी शादी भी करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? इसने कहा कि हाँ, पूछने
का हक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। खैर तुम कोई अकाउंट नंबर बताओ जहां मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए भेज दूं। मैंने कहा कि गरीबों का बैंक अकाउंट नहीं होता बेगम साहिबा, आप मुझे हाथों हाथ दे दीजिएगा। इसने कहा फिर किसी को बुलाओ जिसके हाथ में पैसे दे के भेज सकूं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, मैं खुद पैसे लेकर चली जाऊंगी। तो वो कहने लगी ठीक है। मैं थोड़ी परेशान थी तो इसने कहा कि परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारा निकाह भी तो करवा रही हूँ। इसने थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब बुला लिया और 4 गवाहों को भी। इसने कहा कि मेरे शौहर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी कर लो। मैंने जब निकाह नामे की तरफ देखा तो इसकी तरफ के दस्तखत हो चुके थे, मैंने भी कर दिए। एक तरह से मैं मुतमईन हो गई कि हमारा निकाह हो गया। इसने कहा कि लेकिन ये निकाह सिर्फ एक दिन का है और इसने मेरी वीडियो भी बना ली है। मैंने कहा कि जी, वो सारे सबूत भी ले रही थी ताकि कल को मैं अपनी बात से ना फिरूं। लेकिन मुझे बात से फिरने की क्या ज़रूरत थी, मुझे 15 लाख भी तो मिल रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं एक छोटी सी दुकान बना लूँगी और इसके हलाल कमाऊँगी, लेकिन दिल में एक अजीब सा ख्याल भी आया कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरी माँ को अगर पता चलता तो इनका कितना बुरा लगता, लेकिन मैं और क्या कर सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आए तो वो कहने लगी कि रो नहीं, तुम्हें नहीं पता मेरा शौहर कितना हुस्न परस्त है। उसके मुंह से ये बात निकली तो मैं डर गई। मैंने कहा कि क्या मतलब हुस्न परस्त है? कहने लगी कि अरे वो मर्द ही नहीं जो हुस्न परस्त नहीं होता। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शौहर एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। इसे पता है कि औरत के साथ किस तरह से पेश आना है। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अब तो तुम्हारा निकाह भी हो गया है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने या फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं। वो जो बार बार मुझे कह रही थी ना कि परेशान नहीं होना, मैं इतनी ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। खैर वो मुझे अपने घर लेकर चली गई। इसका घर बहुत बड़ा था, इसने मुझे कमरे में बिठाया जो कहीं से भी मुझे किसी आदमी का कमरा नहीं लग रहा था। वो कहने लगी कि तुम यहीं बैठो और ये फ़ोन अपने पास रखो, इस फ़ोन से किसी को फ़ोन करने की कोशिश मत करना, और तुम कर भी नहीं सकती। जब मैं तुम्हें इस पर मैसेज करूं, तुम सामने वाले कमरे में चले जाना और जाकर बिस्तर पर लेट जाना। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो इसने कहा कि जो समझा रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या मतलब है? जाकर लेट जाओ वहाँ पर, बस तुम्हें मेरे शौहर से बात करने की कोशिश भी मत करना, जैसे कि दुल्हन होती है बिल्कुल इसी तरह से जाकर बैठ जाना, तुमने अपनी ज़बान नहीं खोलनी, ये बात याद रखना। मैंने कहा कि आपने इधर तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो इसने कहा कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस काम के 15 लाख क्यों दे रही हूँ? जाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। मैंने कहा कि वैसे तो ये भी नॉर्मल नहीं है कि आप अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही हैं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। हाँ, मुझे पता था कि ये सब इतना भी नॉर्मल नहीं होगा, मैं ये कैसे करूँगी? अगर इन्होंने मुझसे कोई बात पूछ ली, कोई सवाल कर लिया, तो कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की। अगर ऐसी कोई बात हुई जिसका जवाब हाँ में हो तो तुम हाँ में सर हिला देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। इस औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो अपने फ़ोन में काफ़ी देर से लगी हुई थी, बार बार वॉइस करती और वॉइस मैसेज सुनने के लिए कान से मोबाइल लगा लेती थी ताकि कोई और ना सुन सके। कोई था फ़ोन पर दूसरी तरफ जिसको एक एक पल की खबर दे रही थी, और मुझे ऐसा लगता था कि वो इसका शौहर ही था, क्योंकि जिस तरह जब निकाह हो गया तो इसने ये भी कहा कि हाँ, निकाह करवा दिया है। वो शख्स इसके लिए बहुत फिक्रमंद था, और ये अगर इन दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? खैर मुझे पैसों से मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई कारोबारी लड़की तो ना थी जो हर वक्त पैसों के बारे में सोचती रहती। खैर अब वो ठीक कर रही थी कि अगर मैं ये सब नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ तक नहीं होना चाहिए था। इसने मुझे और भी ऐसी बहुत सी बातें समझाई
جو میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، پر میری اس کہانی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس موقع پر آ کر یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بہت مشکل ہونے والی ہے۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ جیسے ہی میں تمہیں میسج کروں اور جو بھی لکھا ہو تم اس کا مطلب یہی سمجھنا کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے، سیدھی جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، میں ڈر بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، خیر میں وہاں بیٹھی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا وہ مجھے یہاں بٹھا کے بھول گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس فون پر میسج آیا کہ جاؤ کمرے میں۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی اور سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کوئی تھا، لیکن کمرے میں اندھیرا بھی تھا۔ آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں تھی، یہ کس کا کمرہ تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور آس پاس بہت بڑے بڑے اور مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ اس کے شوہر کا کمرہ تھا، پر اس کمرے کی لائٹ کیوں بند تھی؟ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے فکر مند ہو رہی ہوں گی، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ بات ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی۔ ان کو کیا پتا کہ میں کس حد تک پہنچ چکی تھی، کیا کر رہی تھی، یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی اس سے زیادہ کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مضبوط انسان کی زندگی کسی ایسے رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس نے زیادہ سوچ سمجھ کر نہیں لکھا۔ مجھے بھی میری زندگی ویسے ہی کہانی لگ رہی تھی اور میں یہ سوچنے سے خاصر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا شوہر کہاں تھا، مجھے اس کے کمرے میں کیوں بند کیا گیا تھا اور مجھے یہاں بھیج کر غائب کیوں ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، ویسے ابھی وہ میرا شوہر بھی تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر ہلچل کی آواز آئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے بھی لائٹ آن نہیں کی اور وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایسے لگتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، اور مجھے تو یہاں پر اس طرح سے بٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم نے لفظ نہیں بولنا۔ اس نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا اور کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز سے وہ کوئی 35 سال کا کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں تو کہنے لگا، او پسبا، تم پہلے سے ہی یہاں پر ہو؟ صبح تو مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میرا نام مصباح نہیں، میرا نام الشبا تھا، لیکن اس کو میرے نام کے بارے میں کیا پتا؟ کیوں نہیں پتا تھا؟ ہمارا تو نکاح ہوا تھا، کہیں مصباح اس کی بیوی کا نام تو نہیں تھا؟ ورنہ وہ یہ نام کیوں بول رہا تھا؟ اور مجھے تو بولنے کا حکم نہیں تھا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ تم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں چپ تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا تم کو، تم عورتوں کو معافی مانگنی نہیں آتی، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی ہو، بس منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہو اور ہم مرد تمہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن خیر ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا۔ خیر آج تم بول کیوں نہیں رہی ہو، اور یہ تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرا ہاتھ لیمپ پہ لگا اور روشنی ہو گئی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ تم نے اپنے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالنی۔ اس شخص کی طرف جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ بھی بری طرح سے حیران تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کچھ بہت ہی عجیب تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، کسی نے دروازے پر
बुरी तरह से दस्तक देना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन था, लेकिन ऐसा अंदाज़ा था जैसे चोर के दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया तो सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी, और इसका नाम भी मिस्मा ही था। वो अकेली नहीं, और इसके साथ एक बूढ़ी औरत, कुछ मर्द, कुछ औरतें भी थी। कहने लगी कि ये देखें आपका बेटा क्या कर रहा है। मेरे साथ निकाह में होते हुए किसी और लड़की के साथ इस कमरे में। तौबा तौबा, देखें ये सब कुछ क्या है। मैं सुनकर बहुत डर गई और इन लोगों की नज़रों का शिकार होने लगी। और इसका शौहर, जिसका नाम फरहान था, वो चुपचाप खड़ा था। तो रिश्तेदारों ने कहा कि कल तक तुम बड़े अच्छे शौहर बन रहे थे, कह रहे थे कि बीवी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, और अब ये इसका मतलब कि तुम गलती पर हो। वो चुप करके सारी बातें सुन रहा था। इसकी बीवी हैरान हो रही थी, ये कोई रद्द अमल क्यों नहीं दे रहा। फिर इसने कहा, इसमें बुरा क्या है, इस लड़के का तो मेरे साथ निकाह हुआ है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, जवान में से सबसे जो इनमें से सबसे बड़ा था, कहने लगा कि लड़की बताओ तो इसके साथ निकाह किया है। मैंने कहा हाँ। तो मिसबा ने फौरन कहा कि कोई निकाह नहीं हुआ, इसे कहो कि सबूत पेश करें। मैंने कहा कि आपके पास है तो सबूत। कहने लगी कि मेरे पास तो तेरी निकाह का सबूत कैसे होगा। मैं तेरी शादी अपने ही शौहर से कराऊंगी। मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं अपने शौहर की शादी कराऊं ताकि वो मुझे छोड़ दे। ये कैसी बात है भला, कौन सी बीवी अपने शौहर की शादी कम उम्र और खूबसूरत लड़की के साथ करवाती है। इस शौहर की जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहा था कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर है, लेकिन इसने कोई सबूत पेश नहीं किया। आज अब आप लोग ही फैसला करें, क्योंकि अब तो सबूत आपके सामने हैं। फरहान के रिश्तेदार इसे बुरा भला कहने लगे, तुम अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और यहाँ पर अपने ही घर में सब कुछ कर रही हो। लेकिन इसकी खामोशी और चेहरे पर जो सुकून था, इसे देखकर सबको नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है। इसने खड़े खड़े मिसबा की तरफ देखा और इसे 3 दफ़ा तलाक दे दी। इसने कहा कि मैं फरहान तुम्हें तलाक देता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। मिसबा दिल पे हाथ रखकर बैठ गई। इन लोगों ने कहा कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी मर्द ने औरत को तलाक नहीं दी। एक तो तूने गलती की और ऊपर से सबके सामने इस भली औरत को तलाक दे दी। वो कहने लगा कि इस भली औरत ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया, और इतना घटिया प्लान आप लोग सुन लेंगे तो अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। ये तो सच में मेरी बचत हो गई, आँख खुल गई। इस लड़की का चेहरा देख लिया मैंने, वरना क्या से क्या हो जाता है। इसने इस लड़के से झूठ बोला कि मेरे साथ निकाह हुआ है, जबकि कोई निकाह नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो इस निकाह के बारे में पता ही नहीं था। निकाह नामा भी झूठा था। ब्यूटी पार्लर में बैठ के कौन सा निकाह होता है। फिर इस मासूम लड़की को बेवकूफ़ बनाकर पैसों का लालच देकर यहाँ पर भेज दिया, ताकि ये साबित कर सके कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका आशिक पकड़ा था। अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ इसने चक्कर चला रखा था, और इससे पहले कि मैं इसके खिलाफ कोई सबूत तलाश करता, इसने मेरे खिलाफ ये चाल चली। एक तो ये बेवफा और किरदार औरत, ऊपर से चालें भी चलती हैं, ये झूठ भी बोलती हैं, धोखा भी देती हैं। ऐसी औरत को मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूँगा। अब मैं इस लड़की से शादी करूँगा, यही बनेगी मेरी बीवी। ये बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई, और इसने मुझे इज्जत से मेरे घर भिजवा दिया। मैंने वापस आकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे डांटे या अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं सही सलामत वापस आ गई थी, क्योंकि जल्दी से मेरा हाथ लैंप पर लग गया था और कमरे में रोशनी हो गई थी। मुझे क्या पता था कि अमीरों ने अपने बेड पर साइड टेबल पर एक लैंप रखा होता है, जिसका बटन बिल्कुल बिस्तर के करीब ही होता है। इसने मेरी शक्ल देख ली और पूछा कि कौन हो तुम। मैं तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा था, और मुझे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो इसने मुझे बताया कि पर मेरा तो तुम्हारे साथ कोई निकाह ही नहीं हुआ। इसने रात भर मुझे हाथ तक नहीं लगाया और एक साइड पर बैठ गया। फिर वही
ہوا جس کی امید تھی کہ صبح اس عورت نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، خاندان کے بڑے بندوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے ساتھ فرحان کو بدکردار ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال اس پر ہی بھاری پڑ گئی اور اس طرح میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں کو بھی اپنے گھر میں بلا لیا اور میری ماں کو بھی، اب وہ سب لوگ یہیں پہ رہتے ہیں، اور اس نے میری بہنوں کی بہت اچھی جگہ رشتہ بھی کروا دیا، جن کی شادی ایک ہی دن ہوئی اور وہ خوش ہیں۔ اب میری ایک بہن رہ گئی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے اور میری ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ مجھے لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی تھی، شاید تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اللہ نے مجھے تم سے ملایا تھا، کیونکہ اگر تم مجبوری میں یہاں تک آ گئی تو کل تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور وہ ٹھیک ہی کہتا تھا کہ واقعی میرے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم میاں بیوی ہیں، ایک پاک رشتے میں ہے، نکاح میں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور سب کچھ بالکل ٹھیک میں ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اور فرحان نے جو کیا وہ صحیح کیا یا نہیں؟ جی تو ریڈرز، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔